हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी का 15 पार्ट। 14 पार्ट में हमने देखा था कि जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिए थे इंडक्टिव इफेक्ट के। तो वहां पर हमने पहला एप्लीकेशंस अच्छे से देख लिया था कि एसिडिक कैरेक्टर में किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट अपना काम करता है। मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम ही बेसिक होगा, क्योंकि वहां पर मैंने एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताया था। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? बेसिक कैरेक्टर का। इतनी सी बात आपको वहां पर समझनी है कि जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही कम बेसिक होगा, और जो जितना कम एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक नेचर में शो करेगा। तो फिर हमने नेक्स्ट एप्लीकेशंस जो हमने देखा था वो देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन। तो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन में बेसिकली क्या है कि कार्बोकेटाइन में हमने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन में जरूरी है कि यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम किया जाए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या किया जाए? कम किया जाए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कैसे होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इस कार्बोकेटाइन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी होती नजर आएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। अगर यही हमने बात बोल दी कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, सेम टाइप के बोला मैंने, ठीक है, यहां पर सेम टाइप के होंगे, यहां पर मैंने डैश नहीं लगाया है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 लगे हैं सेम टाइप के। हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर है मिथाइल। क्या है? मिथाइल है, CH3, ठीक है, और यहां पर ये हाइड्रोजन लगा है। क्लियर? अब यहीं पर मैं बात कर लूं, यहां पर कार्बोकेटाइन में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और यहां पर दोनों तरफ क्या लगे हैं? हाइड्रोजन लगे हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की वो ये होगी। क्लियर होगी बात कि नहीं? यहां पर अगर मैं बात कर लूं, यहीं पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ये लिखा है EDG, इसकी जगह मैंने CH3 अगर लगा दूं तो यहां पर एक टर्सरी कार्बन हो गया, यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, यहां पर ये प्राइमरी कार्बन हो गया। तो टर्सरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। क्लियर होगी बात कि नहीं? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लास्ट लेक्चर में। अब जो हमें यहां पर देखना है वो कार्बोएनाइन की देखना है। तो कार्बोएनाइन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कार्बोएनाइन में ये आपको देखना है जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, है ना, क्योंकि वहां पर कार्बोएनाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी। और ये देखो कभी कभी ज्यादा भी आपको दिक्कत कर सकता है और कभी कभी कम भी आपको दिक्कत कर सकता है। ये दोनों चीज मतलब बीच का होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, इस खुशी को ये संभाल नहीं पा रहा, तो इसको लूटने वाले चाहिए, मतलब इसको डोनेटर चाहिए, मतलब जो एक्सेप्ट कर सके। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा लगा है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये स्टेबिलिटी की ओर जाएगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। यहीं पर जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल बनाया था नाइट्रो, मैंने सारा सब कुछ आपको माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सारे जो भी ग्रुप होते हैं, जितने टाइप के जो भी हमें पढ़ने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया। सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं आप और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं? तो इस तरीके से चीज होंगे। अब यहां पर अगर 2 लगे हों, अगर यहां पर 2 लगे हों सेम टाइप के, हमने यहां पर बात कर ली किसकी? फ्लोरीन की बात कर ली। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहां पर ये फ्लोरीन है। क्लियर? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 ही लगे हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये स्टेबिलिटी यहां पर और कम हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं C नेगेटिव और यहां पर मैं बात कर लूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? ये हमारा
H है और ये H है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको देखना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाले हों वो ज्यादा से ज्यादा हो, कोशिश ये रहेगी। क्लियर? इसको नोट कर सकते हो आप। समझ में आ रही बात? अब यहां पर हमें देखना है, कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी मतलब एल्किल हैलाइड कितना अच्छे से रिएक्टिव नेचर में हो सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं हो रही? समझ में आ रही है आपको बात? तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में हमें देखना है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में हमको देखना है कि जो एल्किल हैलाइड है RX, ठीक है, ये एल्किल है, ये हैलोजन है, तो एल्किल हैलाइड हो गया। अब यहां पर जो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, मतलब ये रिएक्टिव तब होगा, कोई चीज रिएक्टिव तब होती है जब वो टूटने के बाद स्टेबल हो। क्या हो? टूटने के बाद क्या हो? स्टेबल हो, तभी तो रिएक्टिव होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो यहां पर अगर हम कार्बन, पहले तो हम कार्बन की बात करें, अगर ये टूट रहा है तो ये कार्बोकैटाइन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटाइन। तो अगर हम कार्बोकैटाइन की बात करें यहां पर, तो कार्बोकैटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं? टर्सरी वाला कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अभी हम देख चुके हैं इस चीज को। तो यहां पर टर्शरी एल्किल हैलाइड, अगर हम बात करें टर्शरी एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। तो कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, then 2 degree alkyl halide, then 1 degree alkyl halide। क्लियर हो रही बात की नहीं? then 1 degree alkyl halide। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ऑफ कार्बन नेचर, मतलब कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब अगर मैं सिंपली बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, तो Ri बनता है, RBr बनता है, RCl बनता है ना, RF भी बनता है, लेकिन वो हम नहीं इंक्लूडेड करेंगे ऑन द रिएक्टिविटी। तो Ri, RBr, RCl, इसमें देखो अगर ये टूट रहा है तो हैलोजन I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अब ये टूट रहा है इन तीनों आयन में आपको बताना है कौन सा स्टेबल बनेगा। I नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक ही है, 1 नेगेटिव है, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है, तो वो अपने आप में अपनी सरफेस में नेगेटिव चार्ज को कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो स्टेबिलिटी की ओर आ जाएगा। तो यहां पर हमें यह देखना है बेसिकली टूटने के बाद स्टेबिलिटी किसकी आ रही है। तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। यहां पर हमें ये नहीं कहना मतलब चीजें बिगाड़नी है, बिगाड़ने के बाद वो चीज, देखो कोई चीज अगर हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई चीज टूटने के बाद वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब खुश रहेंगे वो कि नहीं। अगर रिलेशनशिप है तो अगर ये टूट रहा है ये बॉन्ड, ठीक है, अगर टूट रहा है बॉन्ड तो दोनों लोग खुश है कि नहीं। अगर दोनों लोग खुश हैं तो तोड़ सकते हैं, कोई भी बॉन्ड हो किसी से भी, चाहे वो दोस्ती का हो, कोई भी बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड हम यहां पर तोड़ सकते हैं अगर वो टूटने के बाद स्टेबल है, मतलब खुश है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये चीज यहां पर समझने वाली है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हमारा कार्बोकैटाइन, मतलब कार्बोकैटाइन की बात कर रहे हैं। और यहां पर I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये इस तरीके से आपको देखना है। नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। ये हमारे थे एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हमें जो चीज समझनी है, जैसे लास्ट पॉइंट हमने देखा था डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
यहां पर आपको सिंपल सा समझना है कि अगर बॉन्डिंग अच्छी है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? मतलब बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा होगा। अब यहां पर अगर हम सिंपल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो करता है सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया ज्यादा हो तो फिर बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे। अगर जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें, जैसे RI, RBr, RCl, ठीक है, तो यहां पर R सेम है, मिथाइल ही है, लेकिन IBrCl ये अलग अलग है। ठीक है, हमने CH3I ले लिया, CH3Br ले लिया, CH3Cl ले लिया। तो यहां पर आपको समझना है कि जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। तो यहां पर I सबसे बड़ा हैलोजन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब सिंपल सी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखा है ना है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो वहां पर हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी वो बॉन्ड टूटेगा तभी वो पिघलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही? तो यहां पर हमें